हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 41 से। टू पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 to 1 centimeter and 100 centimeter starts vibrating in phase, full stop. At some instant, the two are at their mean position in the same phase, full stop. The minimum number of vibration of the shorter pendulum, after which the two are again in phase at the mean position is. बहुत अच्छा सवाल है। कह रहे कि दो सिंपल पेंडुलम है और दोनों सिंपल पेंडुलम का अपना लेंथ दिया हुआ है। दोनों सेम फेज मतलब कि मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है और अगेन सेम फेज पर मिल रहा है, तो प्रत्येक में कितना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होगा, इस तरह की बातें ये पूछा है। तो सिंपल पेंडुलम के अकॉर्डिंग आप जानते हैं बच्चों, अगर सिंपल पेंडुलम की बात यहाँ पर लिखें ऐसे, तो T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल डिवाइडेड बाई जी, ऐसे लिख देंगे। यानी T जो हो गया, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, लेंथ हो गया। यानी जिसका लंबाई ज़्यादा रहेगा ना, उसका टाइम पीरियड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, जैसे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे, तो T जो है, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट में आपको आएगा वैल्यूज। मतलब कहने का मतलब है कि लेंथ अगर बढ़ता है तो टाइम पीरियड भी क्या करता है बच्चों, बढ़ता है ना। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं वैल्यूज को। इसी को अगर आप लिखना चाहें तो कुछ रेशियो करके आप लिखेंगे। तो आपको दिया हुआ है जैसे कि यहाँ पर है T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट अंडर L1 और T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट अंडर L2। अब इसको अगर हम चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं। L1 आपको कुछ दिया हुआ है, L1 आपको दिया हुआ है, L1 दिया था बच्चों, जैसे कि L1 दिया था 1 to 1 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पर लिखेंगे 1 to 1 सेंटीमीटर और L2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, T1 डिवाइडेड बटे T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट अंडर L1 डिवाइडेड बटे L2। कांस्टेंट आएगा, दोनों में कांस्टेंट आएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप ऐसे लिख दीजिए, कैंसिल हो गया। L1 का वैल्यू रखिए, L1 का, तो L1 का वैल्यू रखिएगा यहाँ पर T1 डिवाइडेड बटे T2 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू अंडर रूट, अगर हम लिखें 1 to 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा 100, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो इसको लिखेंगे 11 का रूट, इसको लिखेंगे 10 का रूट, इसको लिखेंगे 1.1। यानी मतलब ऐसे हो गया T1 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों, 11 डिवाइडेड बाई 10, इसको लिख सकते हैं क्या, T1 इंटू 10 इज इक्वल टू T2 इंटू 11, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है, मतलब कि 10 इंटू T1, 10 इंटू T1, यानी कहने का मतलब है कि T1 किसका है, फर्स्ट का है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 10 वाइब्रेशन या रिवोल्यूशन, 10 वाइब्रेशन ऑफ लॉन्गर पेंडुलम, बड़ा वाला का लॉन्गर पेंडुलम इक्वल टू सेम फेज में आने के लिए 11 होना पड़ेगा, 11 वाइब्रेशन या रिवोल्यूशन, वाइब्रेशन ऑफ स्मॉलर पेंडुलम। इसका मतलब हुआ स्मॉलर पेंडुलम। ये समझ में आपको आया है, मतलब कि अगर हम 10 वाइब्रेशन करते हैं, इधर 11 वाइब्रेशन करना पड़ता है, क्योंकि इधर वाला जो ना छोटा है, इधर वाला क्या है, बड़ा है। तो सवाल आपको ये पूछा था इसमें, अगर सवाल को आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ था कि कितने वाइब्रेशन होंगे, कितने वाइब्रेशन होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ।
तो मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो पूछा है तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन इज इक्वल टू 11। मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन किसका? स्मॉलर का, है ना। मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन स्मॉलर का, तो आंसर क्या होगा? ए। समझे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये जो क्वेश्चन था बहुत सुंदर क्वेश्चन था। लैंग्वेज के हिसाब से सेम फेज से स्टार्ट किया है और सेम फेज में आने के लिए दोनों का नंबर ऑफ, है ना, रिवोल्यूशन क्या होना चाहिए? तो बड़ा वाला का 10 कम होना चाहिए और छोटा वाला को 1 ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि 10 से 11 होना चाहिए। समझे बच्चों? ये सवाल समझ में आया है? काफ़ी सुंदर क्वेश्चन था ये, है ना। और ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वाला ज़्यादा कठिन नहीं है। स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाई 5 सेंटीमीटर। एक स्प्रिंग है, उसको आप 5 सेंटीमीटर से स्ट्रेच करते हैं बाई लेंथ 10 न्यूटन। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस व्हेन द मास इज 2 kg। देखिए पहले तो यहाँ पे स्प्रिंग मास सिस्टम वाला है, यहाँ पर स्प्रिंग, यहाँ पर m मास का ब्लॉक है, ये k है ना। इसको अप डाउन कराएंगे तो t बराबर क्या होगा? 2 पाई रूट अंडर m डिवाइडेड बटे क्या होगा? k। t बराबर 2 पाई रूट अंडर m बटे k होगा। तो सबसे पहली बात कि स्ट्रेच किया, तो स्ट्रेच जब किया तो F इजिकल टू क्या हो जाएगा? K इंटू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है F इक्वल टू है 10 न्यूटन। F इजिकल टू 10 न्यूटन, K इंटू एक्स इजिकल टू 5 सेंटीमीटर। तो 5 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये हो गया आपका 2। तो K इजिकल टू हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर 2 न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ पर हो जाएगा क्या? T इजिकल टू 2 पाई रूट अंडर m। T बराबर 2 पाई रूट अंडर m। m का मतलब हो गया 2 डिवाइडेड बटे कितना? 2 10 टू द पावर 2। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 2 पाई और 10 टू द पावर -2। ये हो गया आपको 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -1। यहाँ पर क्या हो गया? 2 पाई डिवाइडेड बटे 10, यानी T इजिकल टू पाई डिवाइडेड बटे 5। फोर्टी टू का हो जाएगा 0.5। पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पर पूरा कैलकुलेट करिए। पूरा कैलकुलेट करेंगे तो T इजिकल टू 0.2 इंटू 3.14। तो ये हो गया आपको 8260 इतना सेकंड होगा। तो ये आंसर होगा। अब देखिए इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है, ए ऑप्शन दिया हुआ है, ये सही है। काफ़ी सिंपल था। आपको फोर्स दिया हुआ था, स्प्रिंग कांस्टेंट आपको निकाल लेना है और फार्मूला में पुट कर देना है, हो गया आंसर। क्लियर? कोई डाउट नहीं। 43 भी आसान है। 43 जो क्वेश्चन है वो भी आसान है, कठिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43। A pendulum is hung from 43 नहीं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 53 में, एक मिनट, हाँ ठीक। क्वेश्चन नंबर 43।
A pendulum is hung from a roof sufficiently high building and move freely to and fro like a simple harmonic oscillator. The acceleration of the bob of the pendulum is 20 meter per second square at a distance of 5 मीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन. तो उसका आपको टाइम पीरियड निकालना है. क्लियर है यहाँ पर 43, यानी मीन पोजीशन पर जैसे ये सैंपल पेंडुलम जैसा है, इस तरह से है सिंपल पेंडुलम. तो डिस्टेंस कितना कवर किया है ये दिया हुआ है. x इजिकल टू 5 मीटर है और a इजिकल टू जो दिया हुआ है वो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है. तो एक्सेलरेशन का अगर हम मैग्नीट्यूड इसमें लिखें, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स लिखते हैं. तो यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ ओमेगा स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 5 हो गया. तो ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू 4, तो ओमेगा इजिकल टू 2 रेडियन पर सेकेंड है ना बच्चों. तो t इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बटे ओमेगा. तो t इजिकल टू 2 पाई 2, तो t इजिकल टू पाई सेकेंड, और ये हो गया आंसर. क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं. यानी t इजिकल टू हो गया पाई सेकेंड और आंसर जो है वो है आपको बी आंसर है. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक कोई डाउट? ओके. क्वेश्चन नंबर 44 जो है वो काफी सुंदर क्वेश्चन है. A spring of force constant K is cut into lengths 1:2:3. Okay. They are connected in series and new force constant K dash. Okay. Then they are connected in parallel. The force constant K double dash. Then K dash बटे K double dash. यानी यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ऐसे मानिए इस तरह से स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है और इसकी लंबाई L है. अब इसको क्या किया, इसने 3 टुकड़े में कर दिया. ठीक है ना बच्चों, 3 टुकड़े में किया. तो इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, आपको कैलकुलेट करना था. कहाँ गया रेशियो पे? इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट तो वहीं रहेगा, K ही रहेगा. ओके. इसका अपना लेंथ हो गया L1, इसका अपना लेंथ हो जाएगा L2, इसका अपना लेंथ हो जाएगा L3. क्लियर है. तो जो इसमें जो कट किया है लेंथ का जो रेशियो है 1:2 3 रेशियो में इसमें अपना ब्रेक कर दिया है. क्लियर है. मतलब कि जो स्प्रिंग है, जो ओरिजिनल स्प्रिंग है, उसको इन्होंने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया. 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब कि 1, 2 और 3 के रेशियो में इसको कट कर दिया इन्होंने. ओके. तो हम ये कह रहे हैं कि अलग अलग पार्ट्स में इन्होंने कट किया है. तो हम लोग ऐसे करते हैं कि इसको लिखते हैं क्या, L/6 है ना. ये हो जाएगा कितना 12/6. ये कितना हो जाएगा 3L/6. अभी सभी को जोड़िए. तो टोटल जो लंबाई होना चाहिए, टोटल लेंथ, वो कितना होना चाहिए? टोटल जो लेंथ होना चाहिए बच्चों वो होना चाहिए L, है ना. टोटल जो लेंथ होना चाहिए L होना चाहिए. अब ये ओरिजिनल अपना क्या था, L था. अब इसको मानते K1, ये हो गया K2, ये हो गया K3. लंबाई से कॉम्प्रेशन का पड़ता है, असर पड़ता है, इसलिए हमने अलग अलग नाम रख लिए इसका. तो अगर हम पहला का बात करें यानी KL इजिकल टू K1 और L1. ठीक है ना. तो पहले निकालेंगे क्या हम लोग, पहले हम लोग निकालेंगे आपको K1. K1 कैसे निकालेंगे, KL डिवाइडेड बटे L1. तो ये हो गया K1
L1 कौन है? ये L1 है, इसका नाम L1 दे देते हैं, है ना, L1। ये हो गया बच्चों L2, ये हो गया बच्चों L3, है ना। तो KL फोर्स कांस्टेंट, पहला का K इंटू एल और दूसरा से फोर्स कांस्टेंट को बराबर कर गया, तो K1 L1, KL और बराबर K1 L1, तो यहाँ से निकलेगा K1, यहाँ पर लिखेंगे क्या, KL डिवाइडेड बटे L बटे 6, L से L कट जाएगा, तो K1 इजिकल टू जो आएगा वो 6K आएगा। फिर वैसा ही KL इजिकल टू K2, फिर L2 इजिकल टू, फिर लिखेंगे क्या, K2 इजिकल टू KL डिवाइडेड बटे L2, L2 है 2L डिवाइड बटे 6, L से L कटेगा, यहाँ पर K2 इजिकल टू होगा 6K डिवाइडेड बटे 2, यहाँ पर हो गया, यानी K2 इजिकल टू 3K, KL इजिकल टू K3 L3, K3 इजिकल टू KL डिवाइडेड बटे L3, है ना। तो K3 इजिकल टू जो हो गया वो हो गया KL डिवाइडेड बटे 3L डिवाइडेड बटे 6, इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, K3 बराबर 2K मिलेगा, है ना। तो एक आ गया आपको ये, एक दूसरा और एक आ गया तीसरा, ओके। तो कह रहा है कि जब सीरीज में जोड़ रहे हैं उसका नाम है K डैश, है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब हम सीरीज में जोड़ रहे हैं तो उसका नाम दिया हुआ है K डैश। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन में फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। तो K जो डैश है, K डैश, वो क्या है, सीरीज में, कॉम्बिनेशन इन सीरीज, कॉम्बिनेशन इन सीरीज। तो सीरीज का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कैसा होता है, ऐसे होता है 1 बटे K डैश इज इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 प्लस 1 बाई K3 इज इक्वल टू 1 बटे 6K प्लस 1 बटे 3K प्लस 1 बटे 2K। तो 1 बटे K डैश, 1 बटे K डैश, 1 बटे K, 1 बटे 6 प्लस 1 बटे 3 प्लस 1 बटे 2। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा आपको, यहाँ पर मिल जाएगा आपको बच्चों, पहले तो नीचे में कर दीजिए क्या, 6 गुणे 3 गुणे 2, है ना। तो यहाँ पर मिलेगा 6, यहाँ पर मिलेगा कितना 12, और यहाँ पर मिलेगा कितना 18। इसी को सोल्व करना है। तो 1 बटे K डैश, ये हो जाएगा आपको, अगर 6 कॉमन ले लें तो 1 प्लस 2 प्लस 3, और नीचे में कितना हो जाएगा 3 इंटू 2, 6 हो जाएगा। तो ये और ये कट जाएगा, मतलब कि 1 बटे K इजिकल टू 1 बटे K डैश। तो K डैश इजिकल टू क्या आएगा, K आएगा। और पैरेलल में जोड़ते हैं, K डबल डैश मतलब कि K P, तो क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे अब 6K 3K प्लस 2K, ये हो गया 9, फिर हो गया 11K, है ना। यानी K डबल डैश इजिकल टू 11K। अब क्या आया था, इसका रेशियो निकालना था, मतलब कि सीरीज वाला का और पैरेलल वाला का। K डैश डिवाइडेड बटे K डबल डैश इजिकल टू K डिवाइडेड बटे 11K, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यानी K डैश K डबल डैश इजिकल टू 1:11, यही हो गया आंसर। ऑप्शन अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन करेक्ट है। देखो बाबू, काफ़ी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन है कि एक स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, उसकी लंबाई तो कुछ होगी, मैंने L मान लिया। अब यहाँ आपको इसको कट कर दिया, तो इसको L1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 मान लिया, क्योंकि लेंथ के हिसाब से भी वो चेंज करता है,
ओके, फिर क्या हो गया, इसको L2 K2, फिर L3 और K3। अब इसका रेशियो दिया हुआ है, गिवन है 1:2:3 रेशियो, है ना। तो टोटल इसकी लंबाई कितनी होगी, 6 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 1 2 3 3 6। तो पहला है कि L/6 है, दूसरा क्या है 12/6 है, और तीसरा क्या है 3L/6 है। सभी को जोड़ेंगे ना तो L आएगा, इसको 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 जोड़ दें तो L आ जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब कि इसका जो फोर्स कांस्टेंट है वो इसके फोर्स, जितने भी इसका फोर्स है K × L इसके बराबर होगा, इसका जो फोर्स होगा इसके बराबर होगा K2 × L2 के, फिर इसका होगा। अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम लोग, K1 और K2 निकाल लेंगे, और K1 K2 निकाल लेंगे तो हम लोग सीरीज जोड़ना जानते हैं, ऐसे सीरीज में जोड़ते हैं और ऐसे जोड़ते हैं, वो पैरेलल में जोड़ते हैं। ये पैरेलल में जुड़ा हुआ बच्चों, ये जो जुड़ा हुआ है पैरेलल है, डायरेक्ट जुड़ता है। रेशियो लेना था, रेशियो मैंने ले लिया। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनने की संभावना कम होती है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होता है। अगर नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपकी हेवी प्रैक्टिस होनी चाहिए न्यूमेरिकल पर, क्योंकि जब तक न्यूमेरिकल पर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे नीट क्वालिफाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्योंकि सवाल जो है छोटे ही होते हैं लेकिन जल्द सोल्व करना रहता है, समय बहुत कम होती है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है। 720 मार्क्स का होता है और 720 मार्क्स में आपको बहुत ज़्यादा नंबर लाना पड़ता है। 630 के पहले तो बात ही नहीं हो सकती, अच्छा कोई कॉलेज ही नहीं मिल सकता, है ना। 600 अगर 20-30 लाते हैं तो हाँ कॉलेज कोई मिलेगा आपको, 600 से बिलो लाएंगे तो कॉलेज ही नहीं मिलेगा। 720 में अगर आप 600 लाते हैं तो आपको कॉलेज नहीं मिल सकता है, ऐसा हो सकता है, समझ रहे हो आप। इसीलिए आपको सोल्व जो करना है वो बहुत फास्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 45, A body of mass small m is attached to the lower end of the spring whose upper end is fixed। क्लियर है। यहाँ पर कोई एक बॉडी है, उसको हम लोग क्या करते हैं, लोअर एंड से फिक्स कर देते हैं, और स्प्रिंग कांस्टेंट K है। क्लियर है। द स्प्रिंग हैज नेग्लिजिबल मास, स्प्रिंग का मास नहीं होता है। When the mass m is slightly pulled down and released, it oscillates with the time period 3 सेकेंड। मतलब कि जैसे इसको पुश करके छोड़ देंगे, है ना, तो अप डाउन करेगा, तो t = जो होगा 2 पाई होगा रूट अंडर m/k। ये टाइम पीरियड लिखते हैं हम लोग, ये टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं इसको, ठीक है। तो 3 सेकेंड इसका टाइम पीरियड हो गया, इसका 3 सेकेंड, ये हो गया 3 सेकेंड हो गया, ये 2 पाई रूट अंडर, मास इसमें कितना रखे बच्चों, मास इसमें m रखे, आप m ही मास रखे, डिवाइडेड बाय When the mass m is increased by 1 kg, then time period of the oscillation 5 सेकेंड। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर टाइम पीरियड कितना हो गया, 5 सेकेंड। ओके, 5 सेकेंड हो गया, तो मास इंक्रीज किया कितना केजी से, 1 kg से, तो आपको बताना है कि m का वैल्यू क्या रहा होगा। सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल है, इसको सोल्व करना खाली जानते हैं ना। b डिवाइडेड बाय a, यहाँ पर 5 होगा डिवाइडेड बाय 3 होगा, इजिकल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय m। अब सोल्व करेंगे तो मिलेगा 25m इजिकल टू, यहाँ पर मिलेगा 9m अब प्लस 9, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 25m माइनस 9m इजिकल टू 9, तो m इंटू कितना हो जाएगा 16 इजिकल टू 9, तो m इजिकल टू 9 डिवाइडेड बाय 16, और ये हो गया केजी। तो इसमें देखिएगा, अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो 9/16 केजी का ऑप्शन दिया हुआ है, डी पार्ट है ना। तो आंसर हो गया यही, और ये हो गया डी। सिंपल क्वेश्चन था ये कठिन क्वेश्चन में से नहीं कह सकते इसको आप कठिन क्वेश्चन नहीं कर सकते। 45 में सिंपली आपको
मास का इंक्रीमेंट करा रहा था। तो जब मास का इंक्रीमेंट होगा तो ऑटोमेटिक जो है टाइम पीरियड का इंक्रीमेंट होगा। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 46 भी क्वेश्चन उसी के जैसा है। 46 द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास इज कैपिटल T। मतलब कि स्प्रिंग का मास नहीं दिया हुआ है तो T बराबर क्या लिख सकते हैं? T बराबर 2 पाई m डिवाइडेड बटे k। एक इक्वेशन हो गया। ओके, इफ अलोंग द इट अनदर मास कैपिटल M इज ऑल्सो सस्पेंडेड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज। कह रहा है ना कि एक और मास उसी में जोड़ देते हैं, तो कह रहे हैं क्या होगा पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो m अब प्लस m डिवाइडेड बटे हुआ k। यहाँ पर T डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों? 2 पाई रूट अंडर 2m डिवाइडेड बटे k। इसको लिख सकते हैं 2 पाई रूट अंडर m डिवाइडेड बटे k। ओके, यहाँ पर क्या लिखेंगे? रूट अंडर 2, ये हो गया आपको T डैश। T डैश इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m डिवाइडेड बटे k रूट अंडर 2। तो T डैश इज इक्वल टू रूट अंडर 2 इंटू T, और यही हो गया आंसर, है कि नहीं? तो ऑप्शन क्या होगा इसका? डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? 47 पहले समझते हैं। अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट x इक्वल टू 0, मतलब मीन पोजिशन के अबाउट, with an amplitude a and time period capital T. The speed of the pendulum at x बराबर a by 2 will be. ओके, पहली बात कि यहाँ पर a फॉर एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, a फॉर एम्पलीट्यूड, और t फॉर टाइम पीरियड है, t फॉर टाइम पीरियड, a फॉर एम्पलीट्यूड, T फॉर टाइम पीरियड, और x बराबर 0 से वो स्टार्ट होकर अपना ऑसिलेट कर रही है। मतलब यहाँ पर x इक्वल टू कितना है बच्चों? 0। यहाँ पर आपको पता ही है एम्पलीट्यूड a हो जाएगा, यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड a हो जाएगा। ऐसे परफॉर्म कर रही है। ओके, इस तरह से अप डाउन कर रही है। तो आपको जो है x इज इक्वल टू a बटे 2 पर आपको निकालना है क्या? x बराबर कितना पर? हाँ, स्पीड ऑफ द पेंडुलम एट x इज इक्वल टू a बटे 2। तो आपको फार्मूला पता है, v के टर्म में आप फार्मूला लिखते हैं, v और x के टर्म में एक फार्मूला लिखते थे, याद है? v बराबर ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। तो v इज इक्वल टू यहाँ पर 2 पाई डिवाइडेड बटे t कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बटे 4। तो v इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बटे कैपिटल T, और यहाँ पर हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और डिवाइडेड बटे 4। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? अब क्या करते हैं कि v इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बटे t अंडर रूट 3a स्क्वायर डिवाइडेड बटे 4। तो यहाँ पर क्या हो गया? 2 पाई डिवाइडेड बटे t a बटे 2 रूट अंडर 3, ये कैंसिल हो जाएगा। तो पाई a डिवाइडेड बटे t रूट अंडर 3, यहाँ पर क्या हो गया? भी हो गया, और यही आंसर हो गया। और ऑप्शन अगर हम लोग इसमें देखें कि ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन तो सी दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन जो है सी दिया हुआ है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 47। सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन कोई कठिन आप नहीं कर सकते, क्योंकि फार्मूला आपको पता है और थोड़ा सा आपको तरीका मालूम होना चाहिए।
क्वेश्चन को सोल्व करने का एक वे होनी चाहिए, और वो आएगा आपको प्रैक्टिस से, है ना। आप कितने बार भी पढ़ें तो आपको थोड़ा कंसेप्ट तो डेवलप होगा, लेकिन जो मेन वर्क होगा वो प्रैक्टिस के द्वारा होगा, बिना प्रैक्टिस से नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 48 की अगर हम बात करें, 48 का ही, ये सब क्वेश्चन है जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक सोल्व भी नहीं होगा। करे कि एक मास है, अ मास ऑफ 2.0 kg इज पुट ऑन द फ्लैट पान attached to a vertical spring fixed on the ground as shown in the figure. Full stop. The mass of the spring and the pan is negligible. When pressed slightly and released, the mass executes simple harmonic motion. Full stop. The spring constant is 200 Newton meter. So what should be the minimum amplitude of the motion so that mass gets detached from the pan? Take g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहली बात कि यहाँ पर एक मास है, उसका वैल्यूज है 2 kg का है, ओके। और इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग का जो है वो 200 न्यूटन पर मीटर है, ओके। और यहाँ पर g का वैल्यू जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आप सवाल को सुना, मैंने भाषण की तरह सवाल को बताया, कुछ समझ में आया? नहीं, कुछ समझ में नहीं आया होगा। अब जैसे इस सवाल को आप समझेंगे तो इस तरह से है कि एक स्प्रिंग है, इस तरह से ऐसा रहता है, ई है ग्राउंड, ग्राउंड पर इसको ऐसे रखा हुआ है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ओके। यहाँ पर एक पान रखा हुआ है ऐसे, इसका मास नहीं है, नहीं के बराबर है, ऐसे रखा हुआ है, एक पान रखा हुआ है ना। अब इस पर कुछ नहीं हम लोग किए, ओके। अब इसी को क्या कर देते हैं कि अब क्या हो गया, यहाँ पर ये ऐसे हो गया, अब यहाँ पर ये आ गया और इस पर m मास का एक ब्लॉक को ऐसे रख दिए, क्लियर है। तो ये डाउन हुआ होगा, अब ये डाउन होगा तो यहाँ तक आया, अब यही इसका मेन पोजीशन होगा। नहीं समझे बच्चों, ये जो हुआ तो ये हो गया एम्पलीट्यूड, इसी को हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। फिलहाल तो हम इसको x कहने जा रहे हैं, लेकिन है एम्पलीट्यूड। अब ये जो जगह है वो हो गया मेन पोजीशन। अब इसको क्या कर देंगे, हमको पुश करना है, पुश करके छोड़ना है। तो पुश करेंगे ना तो यहाँ से यहाँ ऐसे 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 अप डाउन करेगा। तो फिलहाल यहाँ पर क्या लग रहा है, अगर इस ब्लॉक का हम यहाँ पर कंडीशन लें तो क्या क्या लग रहा है जरा आप देखिए। तो ये हो गया नॉर्मल ऊपर लग रहा है, mg कहाँ लग रहा है बच्चों, नीचे लग रहा है, एफ स्प्रिंग कहाँ लग रहा है बच्चों, ऊपर लग रहा है। तो ये वाला जो जगह है, ये वाला, इसको आप कह सकते हैं क्या, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर अब ब्लॉक जब जाएगा ना तो वो नीचे फिवाएगा, स्प्रिंग को यहाँ पर फिक्स किया हुआ है। तो नाउ यहाँ पर लिख सकते हैं कि नाउ एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा बच्चों। नॉर्मल फोर्स क्या होगा बच्चों, जीरो, क्योंकि यहाँ पर भी नॉर्मल फोर्स ज़्यादा है। जैसे जैसे ऊंचा ऊपर जाएगा ना इसका नॉर्मल फोर्स घटते जाएगा। अब यहाँ पर रुकेगा तो ब्लॉक का मतलब इनर्शिया के कंसेप्ट से ब्लॉक चाहता है कि ऊपर हम जाएं, लेकिन स्प्रिंग तो यहीं तक जाएगा और स्प्रिंग फिर अब नीचे। फिर ब्लॉक क्या करेगा, थोड़ा सा देर के लिए यहाँ पर नॉर्मल टेंस टू जीरो होगा और उसके बाद फिर ब्लॉक कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वेशन, अगर एफ वाई जीरो करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे एन ऊपर की तरफ, एफ स्प्रिंग ऊपर की तरफ, एम जी नीचे की तरफ बराबर जीरो। तो ये हो गया जीरो। यहाँ पर लिखेंगे क्या, के इंटू ए लिख देंगे, के एक्स, ये लिख सकते हैं आप के एक्स चाहे के वाई जो भी लिखे, के एक्स माइनस एम जी इक्वल टू जीरो, यानी के एक्स इज इक्वल टू एम जी। इसी को लिखेंगे के इंटू ए इज इक्वल टू एम जी, समझे बच्चों। तो ए इज इक्वल टू जो होगा एम जी बटे के, यही एम्पलीट्यूड होगा आपका, ए बराबर एम जी बटे के होगा। अब यहाँ पर आप पुट करेंगे सभी वैल्यूज को तो आपको क्या मिलेगा, पुट करते हैं सपोज दैट, यहाँ पर सोल्व कर देते हैं, यहाँ पर सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो a इक्वल टू ए, वो क्या मिला बच्चों, एम जी, एम का मतलब 2, जी का 10 और k का वैल्यू 200 यानी 0.1 मीटर। तो एम्पलीट्यूड इक्वल टू हो गया 10 सेंटीमीटर और यही होगा आंसर। और ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन ए है। कोई डाउट?
क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, correct a rectangular block of mass m and area of cross section A floats in a liquid density rho. If it is given a small vertical displacement from equilibrium, it undergoes the oscillations with the time period t then. Okay. यहाँ पर क्या है कि एक क्यूबिकल कोई ब्लॉक है, मान लीजिए इस तरह से कोई ब्लॉक है, ठीक है, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ओके, इसकी अपनी लेंथ क्या है, एल है, यही है। लेंथ तो नहीं दिया हुआ है लेकिन कुछ तो इसका लेंथ होगा, चलिए हटा दीजिए। यहाँ पर इसकी डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी दिया हुआ है, ये लिक्विड में है, ये कंटेनर ले लीजिए, ओके, और ये लिक्विड की डेंसिटी है रो। तो अब क्या करता है ना कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, ये फिलहाल क्या है, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी मीन पोजीशन हो गया। अब इसको कोई आदमी पुश करता है, इसको कोई पुश करता है तो ये क्या करता है, नीचे ऊपर ऐसे ऐसे करेगा। एक बार पुश करके छोड़ देंगे तो करेगा। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो होगा बायोंसी फोर्स होगा, है ना, एफ जो बी होगा वो क्या होगा, एम इंटू जी होगा, बायोंसी फोर्स है, दैट इज एफ इज इक्वल टू इसमें आएगा एम जी, यानी रो इंटू वी इंटू जी। तो एफ इज इक्वल टू जो हो गया रो इंटू एरिया इंटू इसमें होगा वाई इंटू जी। वाई का मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और एरिया ऐसा क्वेश्चन में वॉल्यूम हो गया, ओके। नाउ दिस फोर्स इज रीस्टोरिंग, नाउ दिस फोर्स इज रीस्टोरिंग, ये जो फोर्स है वो रीस्टोरिंग है। नाउ दिस फोर्स इज रीस्टोरिंग, सो एफ इज इक्वल टू माइनस रो ए जी इंटू वाई, ओके। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, एम ए होता है, बिल्कुल एम ए। तो एम ए बराबर क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई होता है। तो ये हो गया आपको फर्स्ट, ये हो गया आपको सेकेंड, तो ये हो गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इस दोनों से लेकर कर चलेंगे तो एम माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस रो ए ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ऊपर हो जाएगा एम और नीचे में हो जाएगा रो ए और जी, ऐसे हो जाएगा। ये हो गया टाइम पीरियड का फार्मूला। अब इसमें आप ऑप्शन को अगर देखें कौन कौन ऑप्शन क्या क्या कह रहा है, अगर उसको चेक करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, देखिएगा। टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट अंडर एम मिल गया, टाइम पीरियड 1/रो मिल गया, टाइम पीरियड 1/, एरिया मिल गया, और टाइम पीरियड 1/रूट अंडर जी मिला। अब देखिए तो इसमें क्या क्या ऑप्शन आपको मिला। पहला ऑप्शन में है 1/रूट अंडर एम, बिल्कुल गलत, और दूसरा में है टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट अंडर डेंसिटी, गलत है, और तीसरा में है टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए रूट अंडर ए। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, यही आंसर, और सी पार्ट सही है, कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 काफी आसान क्वेश्चन, बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 50 जो है काफी आसान क्वेश्चन है, आप देखिए। Two springs of spring constant K1 and K2 are joined in series. दो स्प्रिंग कांस्टेंट हैं, द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कॉम्बिनेशन इज, काफ़ी सिंपल है।
दो स्प्रिंग कांस्टेंट है और दोनों को जोड़ा गया है सीरीज में, तो ये हो गया K2, ये हो गया आपको K1। तो 1/K सीरीज जो होता है ऐसे जुड़ता है 1/K1 और प्लस 1/K2। तो 1/ क्या हो गया KS इज इक्वल टू K1 और प्लस K2 डिवाइड बटे K1 और K2। तो जो KS होगा वो क्या होगा K1 होगा, K2 होगा डिवाइड बटे K1 और प्लस K2 होगा। है ना, K1 K2 डिवाइड बटे K1 प्लस K2। तो इसमें ऑप्शन है आपको K1 प्लस K2, डी ऑप्शन है कि नहीं? हाँ डी, तो आंसर हो गया डी। तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन तक सोल्व कर दिए। ओके, तो फिर हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे 51 से। तो आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।